Hello everyone. Now let's move ahead and see how the microspores, that is pollen grains, are produced in anther. Till now we have seen how a structure called anther is formed, its layers, its various parts that we have seen in previous lecture. Now आगे बढ़ते देखते कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. The process of formation of microspores is known as microsporogenesis. The word itself represents the definition. Genesis means formation and microsporo means microspore. पहली चीज तो क्लियर कर लो दिमाग में हमेशा के लिए कि पोलन ग्रेन्स आर नॉट मेल गैमेट्स. कहीं लिख कर रख लो, पोलन ग्रेन्स डज नॉट रिप्रेजेंट मेल गैमेट्स. मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, आपको उसको साइड में लिख के लेना, मैं बाद में मिटा दूंगा. पोलन ग्रेन is not male gamete. Instead, जबकि वो क्या है फिर, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, वो क्या होते हैं एक्चुअली, दे रिप्रेजेंट व्हाट, मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट. फाइटा मतलब बॉडी, फाइटा मतलब बॉडी, a structure that contains gametes, a structure that contains gametes. गैमेटोफाइटा या गैमेटोफाइट मतलब जिसपे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. जरा प्लांट किंगडम चैप्टर याद करो, वहां पे हमने गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये दो शब्द देखे थे. गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. Pollen grains are also haploid, so they are gametophytes. They produce gametes, therefore the structure that produce gametes is known as gametophyte. यहाँ पर पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन एंजियोस्पर्म्स. तो गैमेटोफाइट होता है, वो गैमेट नहीं होता, उसके अंदर गैमेट प्रोड्यूस होते. ये चीज सबसे पहले क्लियर कर लो. हमें यही पोलन ग्रेन्स तैयार करने हैं और आगे चल के इन्हीं पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं वो देखने का. ओके, नाउ हाउ दिस पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. तो pollen grains are produced in anther. Anther consists of 4 pollen sacs. In diathecous anther we have seen that diathecous anther में 4 pollen sac means it is tetrasporangiate structure. चारों के चारों sporangium में या singular will be sporangium, that will be the pollen sac. Pollen sac is internally lined by sporogenous tissue. It is also known as sporogenous tissue को अपन ने दूसरा नाम दिए थे pollen mother cells. जिनका नहीं है कल का लेक्चर एक बार देख लो फिर से एंथर वाला. यू विल कम टू नो व्हाट इज पोलन मदर सेल, व्हाट इज स्पोरोजेनस टिश्यू. मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला हूं. पेज नंबर 22 पर 21 पर आपको ये डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. सो प्लीज रेफर दैट डायग्राम. एंड पोलन मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट पोलन सैक. स्पोरोजेनस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दैट पोलन सैक. ईच पोलन मदर सेल, शॉर्टकट में पीएमसी बोलूंगा, या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट. माइक्रोस्पोरोसाइट, साइट मतलब सेल्स दैट गिव राइज टू माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट योर पोलन ग्रेन. तो जो सेल्स माइक्रोस्पोर बनाने वाले हैं वो पोलन की मम्मियां, पोलन मदर सेल. अपने लोकल लैंग्वेज में याद रखने का है तो पोलन मदर सेल्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट्स. दे आर डिप्लॉइड सेल्स. ईच माइक्रोस्पोरोसाइट हैज अ कैपेसिटी टू अंडरगो meiosis. Each microsporocyte has a capacity to undergo meiosis. So जब diploid सेल में meiosis होगा, this is very simple process. एक सिंगल meiosis कैरी आउट करने का है. So after one meiosis, how many cells are produced in total? 4 daughter cells are produced. Since this was diploid cell, so after meiosis the chromosome number reduces to half and it becomes a haploid cell. So how many? 4 haploid unicellular pollen grains are formed. 4 haploid unicellular pollen grains. Simply carry out your meiosis. पहले 1 के 2 सेल्स बनेंगे और फिर वो 2 के 4 सेल्स बनेंगे. So these are the 4 pollen grains. Young pollen grains are produced from pollen mother cells. Very simple process. एक meiosis ही carry out करने का और कुछ भी नहीं करने का है. This is microsporogenesis. एक meiosis होगा किसमें, पीएमसी में. इट विल बिकम 4 पोलन ग्रेन्स. दे आर कॉल्ड, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड. इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, एक साथ चारों अरेंज रहेंगे. ओके, हो सकता है कि उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई दे आपको. 1 2 3 4 चारों सेल्स एक दूसरे के साथ में. दिस वाज फर्स्ट सेल, मदर सेल. इट अंडरगोज meiosis to produce 4 celled structure.
arranged in the form of in a group, it is called tetrad. Tetrad may be of different type. For example, this is called tetrahedral tetrad. अभी क्या ड्रॉ करके बोलना सर? टेट्राहेड्रल टेट्राड, देखो टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं? दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. आपने केमिस्ट्री में सुना होगा टेट्राहेड्रल कार्बन का स्ट्रक्चर वगैरह आपने कुछ देखा होगा, उसमें टेट्राहेड्रल कार्बन हो गए. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा रहता? नीचे 1 2 3 और उनके ऊपर एक इमेजिन करो, इमेजिन 4 balls, इमेजिन करो प्लास्टिक balls 1 2 and 3 and the fourth one is placed here just like a pyramid. Okay, so it is a tetrahedral structure. Or it may be in the form of T-shaped structure. T-shape कैसा रहेगा? 1 2 और बाकी के 3 सेल्स नीचे, 2 सेल्स नीचे रहेंगे. So these 2 and the 1 2 4, ये देखो 4 सेल्स रहेंगे तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? टेट्रा, टेट्राड. टेट्राड के शेप अलग अलग हो सकते हैं. टेट्राहेड्रल टेट्राड. दिस इज आइसो बायलैटरल टेट्राड. आइसो बायलैटरल, आइसो बायलैटरल नोट्स में भी दिया है आपको. तो आइसो बायलैटरल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड, टी शेप्ड टेट्राड, डिकसेट टेट्राड, ऐसे कई टाइप्स आपको दिए हुए. बेसिक आपको 2-3 याद, 2 पता होना चाहिए. टेट्राहेड्रल टेट्राड, एक के नीचे 3 और उनके ऊपर 1. दिस इज टेट्राहेड्रल. एंड द आइसो बायलैटरल, चारों सेल्स एक दूसरे के आगे पीछे आजू बाजू में बराबर इक्विडिस्टेंट आइसो बायलैटरली अरेंज किए. So this is what you are the tetrad form of microspores. इस तरीके के टेट्राड बनेंगे. टेट्राड के चारों सेल्स एक दूसरे से क्या ले रहेंगे? एक थीन कवरिंग रहेंगी, वो कवरिंग डिसॉल्व हो जाएंगी बाद में और फिर उनकी ग्रोथ स्टार्ट होंगी. वो सब डिटेल हमको देखना नहीं है. Simply that now these pollen grains are young pollen grains. They start to develop, they start to grow, and they will develop their 2 walls around themselves. So इस तरीके से पोलन ग्रेन्स बनेंगे. उनकी आगे की डेवलपमेंट आगे देखते स्ट्रक्चर में. और इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है. एक बार 4 पोलन ग्रेन्स बन गए कि हर पोलन ग्रेन खुद की डेवलपमेंट पे फोकस करेगा. यूनिसेल्युलर होता है, मींस उसमें एक न्यूक्लियस रहेगा. देन इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन लेयर्स. तो इनर मोस्ट जो लेयर रहेंगी, दिस लेयर इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी साइटोप्लाज्म. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम साइटोप्लाज्म. तो जैसे साइटोप्लाज्म का कंटेंट रहेगा, मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं. देखो, this is the inner layer of pollen grain. It is called intine, and this is the outer layer. It may be spiny. It may have 2-3 openings. So that external layer is called exine. Inner layer of pollen grain is known as intine. Outer layer is known as exine. So external layer exine, internal layer intine. Exine is made up of sporopollenin. Intine is made up of cellulose and pectin. Exine is made up of sporopollenin and intine is made up of cellulose and pectin. अब cellulose और pectin it is secreted by the cytoplasm. तो जब ये प्राइमरी सेल वॉल बनेगी तो इस तरीके से ये सेल्यूलोज की जैसी ही रहेंगी. सो यहाँ पे सेल्यूलोज डिपॉजिट करेगा साइटोप्लाज्म एक्सटर्नली, और फिर एक छोटी सी पतली सी थीन और कंटिन्यूअस इंटाइन वर्सेस एक्साइन. अगर इस तरीके से आपको याद रखना होगा. सो इट इज थीन लेयर, इट इज थिक लेयर, it is continuous, it is discontinuous, it is made up of cellulose and pectin, it is made up of sporopollenin. ये 4 बात है. it is made of sporopollenin. ये cellulose and pectin से बने. अब इसमें क्या बात है? 2 लेयर रहेंगी तो क्या काम का? जो आउटर लेयर है एक्साइन, फोकस ऑन इट. it is made of sporopollenin. Yesterday we have seen in previous lecture. What is sporopollenin? It is a chemical. It is one of the 4 बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए. What is sporopollenin? Sporopollenin. Sporopollenin is one of the most biologically resistant chemical. It is one of the most resistant biological substance. इसको जल्दी से डिग्रेड नहीं कर सकते. It cannot be digested or degraded by enzymes. अब तक तो कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं है. Till now there is no enzyme known which can degrade sporopollenin. तो ये एंजाइम पता नहीं है तो उसको डिग्रेडेशन नहीं कर सकता. Plus it is tough, protective, plus it can help in fossilization.
इट कैन हेल्प इन फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन। कई हजारों साल पुराने जो फॉसिल्स मिले हैं उनमें कई पोलन ग्रेन्स एज इट इज प्रिजर्व्ड हुए मिले हैं विदाउट एनी डैमेज। तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन एंशिएंट टाइम इट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन अराउंड इन देयर स्पोर वॉल। तो ये स्पोरोपोलेनिन उसकी वजह से फिर क्या हो गया, स्पोर पूरा प्रोटेक्ट हो गया और फिर वो स्पोर एज इट इज फॉसिल बन गए, जिसकी वजह से टूटा फूटा नहीं और वो मजबूत रहा। ओके, और एज इट इज अभी तक इंटैक्ट मिला हुआ है। सो फॉसिल्स जो बने पोलन ग्रेन्स के, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। नाम भी याद रखने को इजी, स्पोरो मतलब स्पोर में प्रेजेंट, स्पोर वॉल में प्रेजेंट, पोलन ग्रेन की वॉल में प्रेजेंट ऐसा सब्सटेंस स्पोरोपोलेनिन। इट इज सिक्रेटेड बाय द सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड यूबिस्ट बॉडी और उबिस्ट बॉडी। इट इज सिक्रेटेड बाय उबिस्ट बॉडीज ऑफ टैपेटम। टैपेटम के फंक्शन में हमने देखे थे, टैपेटम सीक्रेट स्पोरोपोलेनिन which forms the enzyme of pollen grain and it also provides nourishment to the growing pollen grain, developing pollen grain. तो ये हमने कल देखा था. So this is again here. So these four points should be remembered about sporopollenin. What do you know about sporopollenin? Read the following statements about sporopollenin and whether they are true or false. इस तरीके के MCQs यहाँ पे बनते हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. ओके, ये चार बातें. तो ये sporopollenin एग्जाइन में प्रेजेंट रहेगा. Exine also has some points, either 2 or 3 openings are there where this sporopollenin is absent. Exine पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह रहेंगी जहां पे sporopollenin absent रहेगा, sporopollenin will not be present there. तो वो जो points है उनको बोलने का germ pores. कौन से पोर? जर्म पोर. ओपनिंग, पोर मतलब ओपनिंग, जर्म वहां से जर्मिनेट होगा, कुछ बाहर आएगा वहां से. सो जर्मिनेशन के लिए कुछ ओपनिंग्स रहेंगे वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, ये याद रखो, जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, डिपोजिशन नहीं होगा. तो वहां से क्या होगा, इंटाइन डायरेक्टली दिखेगा. तो बाद में क्या होगा, ये ओपनिंग में से फिर जो ओपनिंग दिख रही है, दिस ओपनिंग विल ब्रेक एंड दिस इंटाइन विल कम आउट. Intine will extend out. Intine will form a process. एक ट्यूब जैसी प्रोसेस निकलेंगी, उसके अंदर से बहते हुए पूरा साइटोप्लाज्म जो कुछ भी मटेरियल रहेगा, इट विल कम डाउन एंड देन इट विल फॉर्म अ पोलन ट्यूब. तो ये जो जर्म पोर है, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ जर्म पोर. द पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू जर्म पोर. पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू जर्म पोर. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनिसेल्युलर पोलन. आउटर स्ट्रक्चर, इनर लेयर, जर्म पोर. और एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है, देयर आर 3 जर्म पोर्स इन डाइकॉट्स एंड 2 जर्म पोर्स इन मोनोकॉट्स. 3 जर्म पोर्स. 3, हाउ मेनी जर्म पोर्स आर प्रेजेंट? 3 इन डाइकॉट्स और 2 इन मोनोकॉट्स. अगर आपको कोई पोलन ग्रेन मिला, आप पोलन ग्रेन पर से भी आइडेंटिफाई कर सकते. वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बाय ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ जर्म पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स पोलन ग्रेन. आपको हवा में से ऐसे कोई पोलन ग्रेन कलेक्ट किया आपने, कई डिपोजिट हुए मिल गए, सो यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई. इफ 3 जर्म पोर्स आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इट इज अ डाइकॉट. इफ 2 आर विजिबल, इट इज मोनोकॉट. विजिबल अब देखेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस का फ्लावर लो, उसकी जो येलो कलर का पाउडर रहता है ऊपर, उसकी जो स्टिग्मा स्टाइल हो रही है, आपको स्ट्रक्चर सब पता है कहाँ पे, वो येलो कलर का पाउडर डस्ट करो, डस्ट इट ऑन अ स्लाइड एंड देन कीप दैट स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व इट. Fascinating structures are observed. Various diagrammatical representations are given in NCERT. See them. That are various shapes of pollen grains. External covering may have spiny structure. Exine may be spiny. It may be rough, dry for attachment of pollen grain. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें वहां पे आपको एनसीईआरटी में दी हुई है. बस डायग्राम्स ऑब्जर्व करो, देख लो. बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल घबराने का नहीं. आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं इसके. चारों क्वेश्चंस आपको जितने भी आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इसके मार्क्स बिल्कुल मिलने चाहिए. बहुत इजी चैप्टर है. प्लस स्टेट बोर्ड में लॉन्ग आंसर के लिए आता तो 4 मार्क का चैप्टर, वहां पे भी अपने को लॉन्ग आंसर आने वाला है. इसके लिए अपने को अच्छे से करना ही है. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेल्युलर पोलन ग्रेन यहाँ पे फिनिश. ओके, एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर, उसमें स्पोरोपोलेनिन का डिस्कशन. पोलन जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, और फिर मोनोकॉट में 2 जर्म पोर और डाइकॉट में 3 जर्म पोर्स. इस तरीके से आपको एमसीक्यू के लिए याद है.
लेकिन ये पोलन ग्रेन अभी यंग है, ये अभी अंदर ही रहेगा एंथर में, अभी ये बर्स्ट होकर बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर इसकी और ग्रोथ होगी। दिस सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर, इसको एक ही न्यूक्लियस है, देखो ये एक ही सेल है अंदर, इट विल ग्रो इनटू टू सेल्ड स्ट्रक्चर, टू सेल्ड स्टेज बनेंगे उसकी। टू सेल्स कैसे बनेंगे देखो, इसमें सिंपली एक माइटोसिस कैरी आउट करो, व्हाट, माइटोसिस, कैरी आउट अ माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद आपको देखो दो सेल्स दिख रहे हैं, द अपर लार्ज सेल इज नोन एज, अपर लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल एंड द लोअर सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। upper large cell is known as vegetative cell and the lower cell is known as generative cell. Vegetative cell will have large amount of cytoplasm, abundant cytoplasm, and this generative cell will be spindle shaped, spindle, okay. Generative cell has spindle shape, it is smaller in size. Vegetative cell will form, it is also called tube cell. उसका दूसरा नाम क्या रखा है, वेजिटेटिव सेल ऑब्लिक ट्यूब सेल, बिकॉज इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब। वो क्या बनाती है, पोलन ट्यूब। होता कैसे, ये जो यहाँ से जंप हो रहे, इसमें से इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा व्हेन द पोलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा एंड द इंटाइन विल कम आउट लाइक दिस एंड द मटेरियल प्रेजेंट हियर विल मूव डाउनवर्ड। इसको इमेजिन करो रिवर्स में, उल्टा करके इमेजिन करो, तो पोलन ट्यूब जो बनेगी, दैट पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्यूब सेल आल्सो नोन एज वेजिटेटिव सेल। एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बना है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, इट विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गैमेट। इट विल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब, इट कैरीज मेल गैमेट्स, इट कैरीज मेल गैमेट्स अप टू ओवरी, अप टू ओव्यूल, ओके। अब गैमेट्स लेके जाने का इसको, तो ये गैमेट्स लेके जाने के लिए पोलन ट्यूब बने, लेकिन गैमेट्स का है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस जनरेटिव सेल, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस जनरेटिव, नाम में जनरेटिव, क्या जनरेट करेंगे, दे विल जनरेट गैमेट्स, इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस, उसमें एक डिवीजन करो माइटोसिस, यहां एक बार माइटोसिस किया, एक बार और माइटोसिस करो, क्या बनेगा देखो बोला, पहले ऐसा दो सेल थे, अब ये ट्यूब बनाने वाली सेल इधर इस तरीके से ट्यूब बना लेंगी और नीचे वाली सेल के दो टुकड़े कर दो, दिस इज माइटोसिस 2, दिस इज माइटोसिस 1, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2, एक माइटोसिस करके दो सेल स्ट्रक्चर, दूसरा माइटोसिस करके 3 सेल स्ट्रक्चर, तीन में से भी नीचे की जो दो रहेंगे दे आर 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, दे आर 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। So male gametes are produced from which cell? Male gametes are produced from generative cell. Pollen tube arises from which cell? Vegetative cell or tube cell. Okay. Which cell helps in carrying the gametes? It is vegetative cell. It carries gametes. Okay, भाई के सब नीचे जाएगा इस तरीके से इसके साथ में. Okay. So these are the two gametes produced. अब यहाँ पे ये जो हो गई 3 celled stage हो गई. This is 3 celled stage. Okay, thus a 2-celled structure is formed or a 3-celled structure is formed from unicellular pollen grain. Okay, तो इस तरीके से 2 सेल भी बन सकता, 3 सेल भी बन सकता। ज्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, जितने 60% प्लांट्स, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, हाउ मच परसेंट, 60% ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, दे रिलीज पोलन ग्रेन्स एट दिस 2-celled स्टेज। उनका जो एंथर है वो बर्स्ट होता, बर्स्टिंग ऑफ एंथर इज नोन एज डेhiscence ऑफ एंथर। Dehiscence of anther is again due to the endothecium. The cells of endothecium, they undergo dehydration or shrinking. They lose water. ये सब हमने देखा है. And then the cracks are developed in anther, and that through that cracks the pollen grains are released. And these pollen grains are released. It is called shedding off of pollen grains. Shedding off, shed off. तो शेड ऑफ हो जाते पोलन ग्रेन्स. सो दैट शेड ऑफ पोलन ग्रेन्स occurs at 2-celled stage in about 60% plants. And what about remaining 40%? In remaining 40%, the pollen grains are released at 3-celled stage. दोनों MCQ याद रखने का. 60% प्लांट में 2-celled stage में रिलीज होता और 40% बचाले में 3-celled में. आपको MCQ में मिलेगा 3-celled stage pollen grains are released in -% of plants. 3-celled 40% में, मतलब ज्यादातर आधे से ज्यादा में 2-celled स्टेज में रिलीज हो जाएगा और फिर ये 3-celled स्टेज में रिलीज होगा. मतलब क्या होगा, ये जो है 2-celled स्टेज ट्यूब बनने के पहले का, ये 60% प्लांट्स क्या करेंगे, 2-celled बन गया, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल.
एंथर बर्स्ट हो गए, 2 सेल स्टेज जाएगा और स्टिग्मा पे डिपॉजिट होगा और वहां पे आगे 3 सेल स्टेज बनती। ऐसा मत समझो कि 3 सेल बनेंगे, वहां जाके 3 सेल बनती। ओके 60% प्लांट्स, लेकिन 40% प्लांट्स क्या करते, 3 सेल ऑलरेडी बना लेते और फिर उसको बर्स्ट करके रिलीज करते। ये ट्यूब नहीं बनाते, ट्यूब बाद में बनेगी उधर जाके, लेकिन ये इस तरीके का तो बना के छोड़ ही देते हो। 3 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट्स, इतनी स्टेज बना के वो उसको बर्स्ट करते, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हवा के साथ और स्टिग्मा पे जाके गिर जाते। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोलन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब पहले तो ये शब्द का अर्थ समझ के लो, व्हाट इज गैमेटोफाइट। यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो आप अगर नहीं होगा तो रोक कर देख लो एक बार फिर से पोलन का स्ट्रक्चर। इसके आगे जो मैं बता रहा यही चीजें यूज करके मैं पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट बताने वाला। तो व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट इज द फाइटा और बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स। फाइटा और बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो जैसे कि देखिए अभी अपन ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 गैमेट्स। This is a pollen grain, it produces gametes, correct? So therefore pollen grain itself is a gametophyte, but it is not called gametophyte directly. It will germinate on stigma. When it will reach this stage, then it is called gametophyte. क्या होता है देखते हैं। तो pollen grain पहले कौन सी स्टेज में रहता है? This is unicellular stage. It is haploid. Okay, बाकी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। This is intine, axine, outer layer axine. This is unicellular. It will undergo mitosis. उसके भी पहले, सॉरी थोड़ा सा और प्रीवियस लेते हैं। पोलन मदर सेल, इट इज डिप्लॉयड। इसमें क्या होता है? मियोसिस इन पोलन सैक। क्या बनते हैं उससे? 4 पोलन ग्रेन्स, करेक्ट। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी देख। इन पोलन ग्रेन्स का क्या होता है? ये एक पोलन ग्रेन है फॉर एग्जांपल, ये यूनिसेल्युलर है, हैप्लॉइड है। ओके, दिस पोलन ग्रेन अंडरगोस माइटोसिस 1 टू प्रोड्यूस 2 सेल स्ट्रक्चर। अपर सेल वेजिटेटिव सेल, लोअर सेल जनरेटिव सेल। वही चीजें बता रहा हूं मैं वापस से। ओके, दिस इज जनरेटिव सेल। आगे जाके इसमें क्या होता है? अगेन माइटोसिस 1 के 2, माइटोसिस 2, माइटोसिस 1 हो गया ना, माइटोसिस 2। और क्या बनेगा? वेजिटेटिव सेल विल रिमेन एज इट इज एंड जनरेटिव सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज एन हैप्लॉइड। ओके, अब इसमें क्या होता है? दीज पोलन ग्रेन एट 3 सेल स्टेज दे रिच ऑन स्टिग्मा। जो फ्लावर का स्टिग्मा रहेगा, सो ऑन दैट स्टिग्मा, this is stigma, this is style and let us assume this is ovary. ovary में यहाँ पे ओव्यूल बैठा हुआ है। ओके, तो हमारा जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड वाला यहाँ पे आके बैठ गया। ओके, थोड़ा सा मैं रिवर्स करके ड्रॉ करता आपको जल्दी समझने के लिए। 2 मेल गैमेट्स ऊपर और वेजिटेटिव सेल नीचे। ये डायग्राम है, बस मैंने उसको रिवर्स करके ड्रॉ किया। ये मुझे पोलन ट्यूब नीचे की तरफ बनाने की। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, ये जो यहाँ पे जंप हो रहे इस तरीके से, तो जंप ओर में से इंटाइन जो है, दिस इज इंटाइन इनर लेयर, इट विल कम आउट, इट विल जर्मिनेट एंड इट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो बाहर की तरफ ग्रो होंगे। When it reaches on stigma, so it will grow downward and it will form a tube-like structure, and therefore cytoplasm will move down due to gravity. और cytoplasm के साथ साथ जो ऊपर का न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव, और ये जो 2 मेल गैमेट्स है वो दोनों गैमेट्स नीचे की तरफ बह के आएंगे। They will flow downward। तो क्या स्ट्रक्चर बना, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा, एक इस तरीके का पोलन ग्रेन, इसमें से ट्यूब निकल रही, मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझे। दिस इज व्हाट अ पोलन ट्यूब। ओके, यहाँ पे उसका जंप और 1, जंप और 2 और जंप और 3 बर्स्ट हुआ, ब्रेक हुआ, उसी में से
इंटाइन बाहर है। सो क्या हुआ, ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, उसके साथ साइटोप्लाज्म आ गया, और जो दो मेल गैमेट्स थे वो दो मेल गैमेट्स भी यहाँ तक पहुंच गए। मैं उनको दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, तो दोनों मेल गैमेट्स भी नीचे आ गए। समझ में आ रहा क्या हो रहा, सिर्फ मेल गैमेट्स नीचे बहा के लेके आने का मतलब अपन एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जिसमें अपने को क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहे, अ पोलन ट्यूब कंटेनिंग 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, a pollen tube containing 2 haploid male gametes. This structure is known as male gametophyte. A pollen tube containing 2 haploid male gametes. This structure is known as male gametophyte. समझ में आया कैसे बनता पोलन गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ये क्यों बनाने का, क्योंकि ये मेल गैमेट्स, दीज मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, उनको कोई फ्लैजेला वैजेला नहीं है। सो देयरफॉर दैट मेल गैमेट्स हैज टू बी कैरिड, मेल गैमेट्स हैव टू बी कैरिड टू ओवरी। ये ट्यूब इस तरीके से इधर से टर्न होके आएगा और फिर मेल गैमेट्स को यहां से लाके इधर अंदर डिपॉजिट कर देंगे। सो द ट्यूब इज देयरफॉर फॉर्म्ड बिकॉज इट कैरीज मेल गैमेट्स. Since male gametes are non-motile, so that gametes have to be carried up to ovule, up to egg cell for fertilization. इसके लिए अपन यहाँ पे ट्यूब बना है। तो अभी से ट्यूब का भी सिग्निफिकेंस याद रखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और यूज ऑफ पोलन ट्यूब? पोलन ट्यूब कैरीज मेल gametes which are non-motile up to egg cell or ovule where they fertilize the egg cell and the fertilization is completed. So carrying male gamete, इसके लिए अपन पोलन ट्यूब है। So the structure which is formed from this पोलन मदर सेल से शुरू करते हुए पोलन ग्रेन बना है। पोलन ग्रेन्स के एक सेल के दो सेल, दो के तीन, और तीन में से जब ट्यूब बनेगी, so ultimately this structure which is produced, a pollen tube containing 2 haploid male gametes, this structure is known as male gametophyte. This is called male gametophyte. समझ गया डेफिनेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट? इसको गैमेटोफाइट क्यों बोले? बिकॉज इट कंटेन्स गैमेट, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, सो द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोड्यूसेस गैमेट इज नोन एज गैमेटोफाइट। देखा, पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, लेकिन पोलन ग्रेन आगे डिवाइड होकर गैमेट्स बनाता, तो इसके लिए इसको गैमेटोफाइटिक फेज माना। लेकिन ये बहुत छोटे टाइम के लिए बनेला रहता, आगे जाके फिर से जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएंगे वापस डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेल की प्लॉइडी लेवल और नंबर ऑफ सेल डिविजन देख ले। पोलन ग्रेन्स कैसे हैप्लॉइड है, ओके, तो ये जो यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन है ये भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। इसमें माइटोसिस होगा तो फिर दो सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये सेल कैसी रहेंगी, हैप्लॉइड, और ये सेल भी कैसी रहेंगी, हैप्लॉइड। प्लॉइडी लेवल इनकी बदलेंगे नहीं, डिप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं होंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। ओके, अगेन गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ट्यूब सेल इज आल्सो हैप्लॉइड, तो जो ट्यूब बनेंगे वो भी हैप्लॉइड सेल से बनेंगे रहेंगे, बराबर है। तो हमेशा हैप्लॉइड सेल ही रहेंगे, गैमेट्स भी हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस होने वाला है, माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ द नंबर ऑफ सेल डिविजन्स कितने लग रहे हैं? सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो लाइन में लिखा के दे रहा हूं आपको भी लिख कर रखनी है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नंबर 1 फ्रॉम PMC अप टू मेल गैमेटोफाइट, फ्रॉम पोलन मदर सेल से स्टार्ट करते हुए ये एंड का स्ट्रक्चर तैयार करने तक कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लग रहे? नंबर ऑफ मियोसिस कितने हैं, कितने मियोसिस किए अपन? एक ही करे, पहले नंबर में मियोसिस एक ही लगेंगे, 0 1, एंड नंबर ऑफ माइटोसिस आर रिक्वायर्ड। एक माइटोसिस यहाँ पे यूनिसेलुलर का बाय 2 सेल स्टेज, 2 सेल का 3 सेल, तो यहाँ पे 2 माइटोसिस लग रहे। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे फ्रॉम पोलन ग्रेन, अगर पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट तक गए तो कितने नंबर ऑफ मियोसिस कितने लग रहे? नंबर ऑफ मियोसिस और नंबर ऑफ माइटोसिस कितने कितने लग रहे? कितने लग रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस? 0, और यहाँ पे 2,
देखो दो अलग अलग क्वेश्चंस। पहले मैं शुरू कर सके, जीरो की लग रहा है, पहले वो देख लो, क्योंकि यहाँ से पोलन ग्रेन से शुरू करने का है, तो पोलन ग्रेन से शुरू करेंगे तो मियोसिस जीरो लगेगा, क्योंकि ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक माइटोसिस दूसरा माइटोसिस, ओके, लेकिन मियोसिस जीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो एक मियोसिस और दो माइटोसिस। So number of meiotic divisions and mitotic divisions required to produce male gametophyte, so that will include one meiosis and two mitosis here. Okay, तो ये था मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स की बातें। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट हो जाने के बाद आपको बस दो छोटे छोटे बीट से दिए हुए यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड पोलन वायबिलिटी। तो जब पोलन ग्रेन्स बर्स्ट होता है एंथर, उसके बाद रिलीज होते हैं, सो दैट पोलन ग्रेन्स दे आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे हैव सम अदर यूजेस, अपने लिए भी कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जैसे कि उनमें जो केमिकल्स है उसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट रिच माना गया है, दे कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से कई वेस्टर्न कंट्रीज में उनसे सिरप्स, कुछ टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह बनाई जाती है और उसे खाते। लेकिन उसका दूसरा साइड इफेक्ट देखा जाए तो यूजेस के बदले उसका एक डिसएडवांटेज ये देखे तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस एलर्जिक कंडीशन, कई बार अपने को क्रोनिक अस्थमेटिक कंडीशन, ब्रोंकाइटिक कंडीशंस, उसमें कई सारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी एफ्लिक्शंस वगैरह हमें तैयार होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो पोलन एलर्जी के बारे में आपने सुना ही होगा, इट इज कॉल्ड हे फीवर, हे फीवर जैसी कंडीशन उसमें दिखाई देती है कई लोगों को। सो पोलन एलर्जी की वजह से वो होती है। सो दैट पोलन ग्रेन्स दे कैन कॉज एलर्जिक कंडीशन, जैसे कि पार्थेनियम ग्रास, हमारे कैरेट ग्रास, उसके तो सबसे फेमस है। पार्थेनियम के पोलन्स तो बहुत एबंडेंट नंबर में, अमाउंट में रिलीज होते हैं। दे डेफिनेटली कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इन मेनी पीपल। ओके, इस तरीके से ये यूजेस है पोलन ग्रेन्स के। पोलन ग्रेन्स के इसी यूज के साथ एक वर्ड है आपको, पोलन वायबिलिटी। व्हाट इज पोलन वायबिलिटी? सो इट इज द पीरियड, वायबिलिटी शब्द का अर्थ होता है कि वायबल रहना, मतलब वर्केबल रहना, एबिलिटी टू वर्क। पोलन ग्रेन का काम क्या है? टू फर्टिलाइज द एग एंड टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं, बर्स्ट होते हैं होने के बाद एंथर के, सो दैट पोलन ग्रेन शुड रीच द स्टिग्मा, इट शुड प्रोड्यूस द गैमेट्स। ओके, उसका एक टाइम रहता, अगर वो टाइम पास हो गया, वो टाइम से ज्यादा टाइम हो गया तो पोलन ग्रेन डेड हो जाते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स है दे आर लिविंग सेल्स, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अगर उस टाइम के पहले पोलन ग्रेन वहां नहीं पहुंचे तो वो खराब हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उससे गैमेट्स भी नहीं बनेंगे, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, गैमेट्स नहीं बनेंगे और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये जो पीरियड है, द पीरियड अप टू विच पोलन ग्रेन्स रिमेन एबल टू वर्क, एबल टू फर्टिलाइज द एग, सो इट इज नोन एज पोलन वायबिलिटी। द टाइम अप टू विच pollens remain able to fertilize the egg, they remain able to produce gametes and fertilize the egg, it is called pollen viability। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग पोलन वायबिलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि आधे घंटे की पोलन वायबिलिटी, मतलब कुछ मिनटों के लिए सिर्फ व्हीट और राइस के पोलन ग्रेन्स वर्किंग रहते हैं। व्हीट में से जब पोलन ग्रेन्स बर्स्ट होते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एंथर से, so that pollen grains should reach the stigma within 30 minutes of their release, and within that 30 minute only that pollen grain can fertilize the egg। अदरवाइज 30 मिनट के आगे उसको उसमें कैपेसिटी नहीं रहेंगे, इट विल नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, इट विल नॉट प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, वो वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली कुछ दूसरी प्लांट फैमिलीज है, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, मतलब अपनी पल्स फैमिली, पोटैटो फैमिली, सोलानेसी, ओके, रोजेस की फैमिली रोजेसी। तो इस तरीके से जो फैमिली है, दीज फैमिलीज, the pollen grains of these families they remain working for months, कई महीनों तक वो हवा में भी घूमते रहे, किधर से भी गिरे आपने जमा करके रखे, आपने दूसरे कुछ महीनों में भी इसको यूज किए, स्टिल दे रिमेन वर्किंग, बिकॉज उसके पोलन ग्रेन्स बहुत ही रेजिस्टेंट रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, उसमें वर्किंग वायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इनमें से किसकी वायबिलिटी कम है, किसकी ज्यादा है। तो मंथ्स की वायबिलिटी आपको ये तीन फैमिलीज में मिलेंगी, कुछ मिनटों की वायबिलिटी आपको अपनी पोएसी फैमिली में, व्हीट फैमिली में, अपनी ग्रासेस की फैमिली में मिलेंगी, व्हीट और राइस। ओके, इसी तरीके से एक और मेथड आपको डिस्कस किए, क्रायो प्रिजर्वेशन। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट अबाउट -196 डिग्री टेम्परेचर। Okay, 196 degree Celsius temperature. So this method of preservation, you know, it is known as cryopreservation. What is cryo? लिक्विड नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज होता है, नाइट्रोजन को इतना कूल डाउन करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर कि वो लिक्विड बन जाता है। उसके अंदर अगर कोई चीज रख दिए तो इट विल रिमेन एज इट इज। तो इसमें जनरली स्पर्म्स को प्रिजर्व करते हैं, सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, तो उसी में हम पोलन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दिस टेक्निक इज नोन एज पोलन बैंक।
ये पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके कई सालों तक रख सकते हैं और उसको बाद में जरूरत रहने पर हम उसको यूज कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। ये भी एक ex-situ मेथड है, क्रायो प्रिजर्वेशन हमने देखा था। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गिवन देयर। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन, एंथर वैंथर के बारे में सारी बातें हमारी होगी। हम इसके बाद आगे फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।